नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। 70 बीपीएससी पीटी जो डेट अनाउंसमेंट हो गया है, 17 नवंबर को आपका एग्ज़ामिनेशन है। और आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, आज है 4 सितंबर। तो आगे का जो भी दिन बचा हुआ है उसमें कैसे पढ़ा जाए, किस प्रकार से किन चीज़ों पर अधिक फोकस किया जाए, टेस्ट सीरीज नया लें या न लें, मेंस की तैयारी करें, पीटी पर ध्यान दें, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। 70 दिनों के लिए हम लोग एक छोटा सा रूटीन भी बनाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग पहले से पढ़ते आए हैं उन्हीं के लिए वीडियो होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 70 दिन में आज से पढ़ाई शुरू करके और पीटी निकाल लेंगे। ऐसा चमत्कार ही होता है, और ऐसा चमत्कार तो कभी कभार हो जाता है, लाख में से एक होते हैं। तो अगर आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी आपको ज़रूर ही मदद करेगा। मैं आपको केवल दिशा ही दिखाऊंगा, बाकी आपको ही पालन करना है इसका। शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो, एक सेकेंड आपका बर्बाद नहीं होगा। जो भी कुछ बात करेंगे अच्छी चीज़ें ही बात करेंगे, आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ही बात करेंगे। एक बात और मैं पहले बता दूं, अगर आपके पास में अपनी कोई स्ट्रेटजी है जिसका पालन आप कर रहे हैं या अपनी रणनीति से पढ़ रहे हैं, तो उससे अच्छी रणनीति कुछ भी नहीं होती है। आप उसी को फॉलो कीजिए, उसी के साथ में पढ़िए। मैं जो आपको बताऊंगा, मैंने इससे पहले के जो हमारे स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियो हैं उसी का अगला पार्ट होगा ये। अब डेट क्लियर हो गया है तो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा कि किस दिशा में किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। अपने वीडियो को इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। देखिए, शुरू करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले तो ये नोटिस ही है जिसमें ये बताया गया था कि 30 तारीख की जगह पर 17 तारीख को संभावित है। संभावित लिखा हुआ है, क्या डेट आगे बढ़ सकता है हमें नहीं पता। एक चीज़ तो है, बहुत कम चांस है कि डेट आगे बढ़ेगा। 17 नवंबर को आप मान कर चलिए कि आपका एग्ज़ाम 100% श्योर उसी दिन होगा। बहुत कम चांस है कि आगे बढ़े भी तो हमें उस पर सोचना ही नहीं। अभी हमें केवल ये देखना है कि भाई हमें 16 नवंबर की शाम तक, जब हम किताब बंद करेंगे उससे पहले तक हमारी तैयारी संपूर्ण रहे। 17 नवंबर को हमें दोपहर में 12 बजे से पीटी का एग्ज़ाम देना है। ये चीज़ दिमाग में रखना है और उसी के हिसाब से पढ़ना है। 17 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो अगर आज के से देखें तो कितना दिन बच जाता है। 10 सितंबर से मैंने रखा हुआ है कि भाई 10 सितंबर से भी अगर आप तैयारी शुरू करते हैं। 10 सितंबर मैंने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि 10 से 14 के बीच में नोटिफिकेशन आने का है। आप उससे पहले भी शुरू कर लेते हैं, आप आज से ही शुरू कर लेते हैं तो भी आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली 70 दिन के आसपास में रहेंगे। 70 दिन आपके पास में एग्ज़ाम के लिए करीब में रहेगा। 70 दिन के आसपास में आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बचते हैं। 70 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप रोज़ 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी 700 आवर है आपके पास में, जो काफ़ी अधिक होता है। अगर आप ढंग से पढ़ें, सही दिशा में पढ़ें और रेगुलर रहें तो। इस बीच में फेस्टिवल भी होंगे, दुर्गा पूजा आएगी, दिवाली है, छठ है, सब इसी बीच में है। तो आप उस चीज़ से भी भटकाव होगा ही होगा। दिवाली हो, छठ हो, आप कितना भी कोशिश कर ले, भले आप घर जाएं ना जाएं, लेकिन एक भटकाव होगा ही। तो आप उसको भी मानकर चलिएगा। तो आप इतना मान लीजिए कि आपके पास में 2 मंथ बचा हुआ है एग्ज़ाम को लेकर। बाकी दिन तो आपके 10-15 तो बर्बाद होने तय हैं, ये कहीं पर नहीं जा रहा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो दिवाली छठ मत मनाइए इस बार, अगली बार मना लीजिएगा। सबसे मैच्योर फैसला यही होता है कि जहाँ पर भी हैं, अगर पटना में हैं, दिल्ली में हैं या जहाँ पर भी हैं, वहीं पर रहकर तैयारी कीजिए, मत जाइए घर। सबसे अच्छा चीज़ यही रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम देने ही जाएंगे डायरेक्ट घर, 17 नवंबर को आप जाइएगा और उसी समय में आपको त्यौहार मनाना चाहिए। उससे पहले मत जाइएगा। अगर आपको एग्ज़ाम देना है 17 नवंबर को तो ठीक है, पहले चीज़ तो ये तय मान लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, पीटी एग्जामिनेशन है। 69 का जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ जो गया था वो 91 मार्क्स गया था। एक चीज़ था, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं सारा कुछ आपको समझाने के लिए ही बता रहा हूँ कि आपको पता चले गहराई कितना जाना है, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। 69 में 91 मार्क्स आपका गया था कट ऑफ। और चूँकि 69 में सीट बहुत कम थे, एक चीज़ था उसमें सीट बहुत ही कम थे, और जो सीट थे भी वो एसडीएम या डीवाईएसपी के लेवल के सीट नहीं थे। उसके बावजूद बीपीएससी का कट ऑफ 91 गया था। क्यों गया था? क्योंकि सीटों की संख्या कम थी। 70 बीपीएससी में जैसा अभी तक उम्मीद है कि भाई दैनिक भास्कर में भी आ जाया है, सारे न्यूज़पेपर में भी छप रहे हैं, सभी जगहों पर है कि सीटों की संख्या अच्छी खासी होगी, 1000+ में होगा सीट, ऐसा बताया जा रहा है। उसमें भी एसडीएम के 200 के आसपास में सीट बताए जा रहे हैं। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने भी न्यूज़पेपर अलग अलग जगहों से उठाए हैं।
डीएसपी का भी 130 से ज़्यादा सीट बताया जा रहा है। ये दो ऐसे पद हैं जो हमेशा कट ऑफ में बड़े हेर फेर करते हैं और इनके कारण हमेशा ही कट ऑफ जो है वो ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि 68 में जो बच्चे पास हुए, 67 में जिन बच्चों को एसडीएम का सीट नहीं मिला, 69 में जो बच्चे पास हुए हैं, या फिर 66 में, 65 में, 64 में जिन जिन लोगों को एसडीएम का सीट नहीं मिला है, वो मैक्सिमम लोग इसमें अपना रैंक ऊपर करने के लिए और अच्छे पद के लिए एग्ज़ाम देंगे। यानी कि जो पास हो चुके बच्चे हैं वो भी एग्ज़ाम देंगे। जो यूपीएससी की सीरियसली तैयारी करते हैं, भले ही वो दूसरे पीसीएस दें ना दें, लेकिन बीपीएससी का ये एग्ज़ाम देंगे अगर इसमें एसडीएम और डीवाईएसपी की सीटें आती हैं तो, क्योंकि अच्छे पद होते हैं, अच्छे प्रशासनिक पद माने जाते हैं। ये एक चीज़ मानकर चलिएगा कि आपका कंपटीशन भले सीट ज़्यादा आए, कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। फॉर्म अधिक डाले जाएंगे, सीटों की संख्या ज़्यादा होगी, फॉर्म अधिक डाले जाएंगे और कट ऑफ भी ऊपर जाएगा। ऊपर से एग्ज़ाम में भी 1 महीने से ज़्यादा का लेट हो गया है, इसलिए आप मान कर चलिए कि आपका कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो ये तो हो गया पहला, सबसे पहला क्या कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। 91 प्लस में आपको टारगेट रखना है कि जब भी एग्ज़ाम देंगे, जब भी पीटी एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो मुझे 95 प्लस में काट खूट कर, निगेटिव हटाकर स्कोर करना ही होगा। यानी कि मुझे मिनिमम 120 प्लस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिसमें 10 सवाल या 12 सवाल या 15 सवाल अगर गलत भी हो जाते हैं, मान लीजिए 120 सवाल आप करके आए एग्ज़ाम में, इसमें से 15 सवाल गलत हो गए, यानी कि आपके 5 मार्क्स कम हो गए, तो यानी कि 100 मार्क्स आपके पूरे बन रहे हैं एग्ज़ाम में। ये आप जब तब होगा जब आप 120 सवाल अटेम्प्ट करेंगे और मात्र 15 गलत होगा, तो ये स्ट्राइक रेट बहुत ही ज़्यादा है। मैं जो आपको गहराई समझा रहा हूँ उसको समझिएगा कि आपको 120 प्लस में एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अपने कैटेगरी के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन 100 से नीचे तो कतई अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपने किया तो आप नहीं पास कर पाएंगे, ये चीज़ भी तय मानिएगा। तो यानी कि 69 बीपीएससी में अगर 91 कट ऑफ था तो 70 में 95 के आसपास में रहने के चाहिए। अभी पेपर नहीं हुआ है, मैंने आपको तैयारी के दौरान एक टारगेट लेकर चलने के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर कोई टेस्ट सीरीज़ आप लगाते हैं तो 95 के प्लस में कोशिश कीजिए कि मेरा एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में 95 प्लस में निगेटिव हटाकर मार्क्स आएँ, तब मैं सुरक्षित रहूँगा। उससे नीचे आप सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। एक गहराई आपको पता चल गया कि एग्ज़ाम आसान नहीं होने वाला है। डराने के लिए नहीं, वास्तविकता के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए 10 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का एक छोटा सा टारगेट डिसाइड करते हैं। आप अपने हिसाब से टारगेट को चेंज भी कर सकते हैं। आप 5 सितंबर से मान लीजिए, 6 सितंबर से मान लीजिए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मानकर चलिएगा, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आप टूट कर पढ़ेंगे, 100% पढ़ेंगे, तभी संभव हो पाएगा। सब्जेक्ट अपने पास कौन कौन, टेस्ट सीरीज़ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों पर भी आएंगे। मेंस की तैयारी करें या पीटी की तैयारी करें, सबसे पहले यही सवाल पर बात कर लेते हैं। अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी लिखना आता है, जैसा आपने अगर मेरे से जुड़े हुए आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अगर कोई 71 के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाए, 70 के लिए भी अभी चल रहा है, तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। अगर आपका उत्तर लेखन अच्छा है, आप आंसर लिख लेते हैं, आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह भी अच्छी है, तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप मेंस की तैयारी कीजिए, 100% पीटी की तैयारी कीजिए। नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, तो उससे पहले आप पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। 10 तारीख को आए, 14 को आए, नोटिफिकेशन आ जाएगा 14 से पहले, ये चीज़ तय माना जा रहा है। मैं आपको बोलूँगा अगर आपने बिल्कुल भी नहीं लिखा, आपको कुछ भी नहीं आता, तो इंट्रो, कंक्लूजन और मेन बॉडी लिखना कम से कम 10 दिन में सीख लीजिए। और अगर आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी बहुत भी अच्छी है, थोड़ा बहुत भी आपको लिखना आता है, आपने लिखा है, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस किए हैं, प्रीवियस ईयर के भी प्रैक्टिस किए, कहीं से भी प्रैक्टिस किए, तो मत कीजिए अभी मेंस की तैयारी मत कीजिए, पीटी पर लग जाइए। 100% पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़िएगा, वही के आपको ध्यान में रखना है। केवल पीटी के लिए भी पढ़ना है। 60 दिन बचे हैं आपके एग्जाम, 60 दिन में आर या पार हो जाएगा, तो इसलिए पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। अगर बिल्कुल भी नहीं लिखा है आंसर राइटिंग आज तक, तो आप मेंस के आंसर राइटिंग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, डेली एक आंसर लिख सकते हैं नोटिफिकेशन आने तक। वो आने के बाद तो आप वो भी छोड़ देंगे तो ही सही रहेगा। सब्जेक्ट अपने पास कौन कौन से हैं और बुक लिस्ट पर एक नज़र मार लेते हैं, फिर हम लोग आगे की रणनीति पर चलेंगे। प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए, कितना देर प्रैक्टिस करें, कितना देर पढ़ें, उन सब चीज़ों पर भी चलेंगे। सबसे पहला आपका हिस्ट्री ही हो गया। हिस्ट्री में आपको 11th ओल्ड में एंशिएंट और मिडेवल मिल जाता है, ये दोनों पढ़ लेंगे एक एक बार, तो मोर देन एनफ है। स्पेक्ट्रम आपका मॉडर्न के लिए एकमात्र स्रोत रखिएगा, बहुत ही अच्छी बुक है, शानदार बुक है। पॉलिटिकल एम लक्ष्मीकांत मोर देन एनफ है, इसके अलावा कहीं मत जाइएगा, कोई किताब मत छूइएगा, ये बहुत ज़्यादा सही रहेगा।
ज्योग्राफी के लिए मैं दृष्टि का भूगोल हमेशा सजेस्ट करता हूं। अगर आपने महेश बनवाल पढ़ा है या 11th की एनसीईआरटी पढ़ी है ज्योग्राफी को लेकर, तो वो भी बुक सही है, बस उसमें करंट से रिलेट करके पढ़ना चाहिए। तो दृष्टि का भूगोल जो है क्विक ज्योग्राफी, वो बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने महेश बनवाल पढ़ा है, जो भी बुक पढ़ा है, ये आपका सोर्स रहेगा। साइंस के लिए एनसीईआरटी 6 से 10 अगर आपने नहीं पढ़ा है, एक रीडिंग अगर मार लेंगे तो सही रहेगा। बाकी आपको एनसीईआरटी सार पढ़ना चाहिए, अरिहंत की बुक आती है। ये बुक की बात करें, अभी प्रैक्टिस पर हम लोग आएंगे। इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि की इकोनॉमिक्स मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा करंट से रिलेट करके उसमें दिया रहता है। अगर आपने महेश बनवाल पढ़ा है, रमेश सिंह अगर आपने पढ़ा है, या कोई भी और बुक पढ़ा है, अगर इकोनॉमिक्स का किसी कोचिंग का कोई नोट्स पढ़ा है, उसी को रिवाइज करना है, नया बुक नहीं छूना है इस दौरान। अगर आपने पहले से जो बुक पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करना, नया कोई भी बुक नहीं छूना है। जो भी बुक आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। बिहार स्पेशल को लेकर दृष्टि बिहार समग्र अच्छी बुक है। कई सारे लोग क्राउन पढ़ते हैं, कई सारे केबीसी नैनो पढ़ते हैं, जो भी आपको सही लगता है। कई सारे इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है, वो भी पढ़ते हैं। जो भी आपने पढ़ा है अभी तक उसको केवल रिवाइज करना है। अगर आप पहली बार कोई बुक पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल का, तो दृष्टि बिहार समग्र पढ़ सकते हैं। चैनल पर पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहाँ पर जाके ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सेक्शन जो बिहार का होता है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सेक्शन, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का, उसको ध्यान देकर पढ़ना है। कल्चर का पोर्शन बिहार का पढ़ लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा बिहार स्पेशल। उसके अलावा क्या बिहार स्पेशल का PYQ से प्रैक्टिस करना है, ये आपको मैं पहले बुक सोर्स क्लियर कर दूंगा, फिर हम लोग अपनी रणनीति पर भी आएंगे। करंट अफेयर की बात हम लोग करें तो कहाँ से कहाँ तक का करंट अफेयर पढ़ना है, तो नवंबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर पढ़ना है। इसमें भी आपको जनवरी से 24 का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जनवरी जो 2024 है, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के जो करंट अफेयर होंगे, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर होंगे, इन्हीं में से मैक्सिमम सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जनवरी से अक्टूबर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इसमें खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं भी आपको MCQ के माध्यम से सारा कुछ प्रैक्टिस करवाऊँगा। डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन, MCQ जो मैं आपको करवाऊँगा वो, और एक कोई मंथली मैगजीन, हम भी अपना मैगजीन देंगे। इसी सप्ताह में आपको मैं अपनी मैगजीन दे दूंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च का दे दूंगा, फिर अप्रैल, मई, जून का भी आपको मैगजीन दे दूंगा। उसके बाद से जुलाई, अगस्त, सितंबर का भी जल्द ही हम लोग कर लेंगे। तो ये आपको जब मैगजीन दूंगा तो उसके थ्रू आप न्यूज़पेपर डिस्कशन को भी रिवाइज कर पाएंगे, और उसके अलावा आपका जो करंट अफेयर है वो भी रिवाइज हो जाएगा। आपने जो इससे पहले मंथली मैगजीन पढ़ा है, अगर विजन का पढ़ा है, किसी कोचिंग का पढ़ा है, कोई भी मैगजीन पढ़ा है अगर आपने, तो उसको केवल रिवाइज करना है, नए मैगजीन की तरफ में नहीं जाना है। मेरा जो मैगजीन होगा वो नया नहीं होगा, न्यूज़पेपर डिस्कशन का ही कंक्लूजन होगा उसमें, इसलिए वो बिल्कुल भी नया नहीं होगा आपके लिए। वो आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं होगा, अभी तो वो फ्री में ही होगा आपके लिए। करंट अफेयर के लिए इतना ही मोर देन एनफ होगा। न्यूज़पेपर डिस्कशन, एक मंथली मैगजीन जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो कृपया करके पीछे की तरफ से पढ़ें, यानी कि अभी अगर कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर, तो आप अगस्त का पढ़ें, फिर जुलाई का पढ़ें, फिर जून का पढ़ें। इस तरह से पीछे की तरफ से पढ़ना शुरू करें मैगजीन, तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो हाल फिलहाल के करंट होते हैं वहाँ से सवाल अधिक पूछे जाते हैं। बाकी मैं आपको जो MCQ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ करंट अफेयर का, आज भी वीडियो अपलोड हो सकता है, वो सबसे ज़्यादा आपको मदद करेगा, सबसे ज़्यादा मदद वही करेगा आपको। ओके, देखिए टेस्ट सीरीज़ का क्या करें। टेस्ट सीरीज़ कोई नया लें या ना लें, बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आपने इससे पहले टेस्ट सीरीज़ लगा लिया है, 30 सितंबर के हिसाब से हम लोग सब ने टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करवाया है, आपने भी किया होगा। कोई भी नया टेस्ट सीरीज़ मत लीजिएगा, मत लीजिएगा, मत लीजिएगा। मार्केट में बहुत सारे फिर से नए टेस्ट सीरीज आएंगे, उसे करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने किया हुआ है उसी को प्रैक्टिस कीजिए, उसी को रिवाइज कीजिए। 25 से 30 टेस्ट अगर आपने लगा ली हैं तो मोर देन एनफ है। हमारा भी जो टेस्ट सीरीज़ था वो कंप्लीट हो चुका है, 17 अगस्त को लास्ट टेस्ट हुआ था। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हो, सारे वीडियो 25 के 25 अवेलेबल हैं, PDF भी अवेलेबल हैं, आप उसमें ऐड होकर उन सभी का लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छे टेस्ट हैं। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूं, कोई नया टेस्ट सीरीज़ मत लीजिएगा, सही नहीं होगा। उससे अच्छा है कि आप पुराने को रिवाइज़ कर लें। वीडियो के माध्यम से हमारे टेस्ट सीरीज़ को भी रिवाइज़ कर सकते हैं अगर आप जुड़ते हैं तो। प्रैक्टिस पर आते हैं। क्या प्रैक्टिस अलग से करना पड़ेगा, पढ़ना अलग से है? अभी मैंने जो बताया बुक का पढ़ना है और प्रैक्टिस करना नहीं। अब आते हैं रूटीन पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिस साथ में ही करनी होती है। क्या केवल प्रैक्टिस ही करना है? क्या ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, पढ़ना कम है? नहीं, ये गलत रणनीति होता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो है पढ़ाई करना, यानी कि सब्जेक्ट को रिवाइज करना। MCQ प्रैक्टिस उसका एक हिस्सा होता है। पूरे दिन अगर आप MCQ ही लगाएंगे, वो सबसे ख़राब रणनीति होता है, वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है।
एमसीक्यू आपको मदद ज़रूर करेगा रिवीजन में, लेकिन एमसीक्यू लगाना केवल रिवीजन नहीं होता है। मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अब प्रैक्टिस कहाँ से करना है उसके बाद हम लोग इस प्रैक्टिस वाले सेशन पर आएंगे, रूटीन वगैरह पर भी चर्चा करेंगे। घटना चक्र से अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा मदद करेगा आपको। खासतौर से किन किन सब्जेक्ट में मदद करेगा आपको, ये हिस्ट्री में मदद करेगा, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में और आपका साइंस में। ये 4 ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा आपको, हद से ज़्यादा मदद करेगा। खासतौर से हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री को एक एक बार 11th की जो एनसीईआरटी है उससे पढ़िएगा, एक ही सोर्स रखिएगा, उसके बाद यहाँ से रिवाइज करना है। पॉलिटी, केवल पॉलिटी के घटना चक्र भी अगर आप लगा के चले जाएंगे तो एग्जाम में एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, नॉट अ सिंगल। पिछली बार का भी नहीं होगा, इस बार भी नहीं होगा, 71 में भी नहीं होगा। अगर आप ढंग से का तात्पर्य है कि एक्सप्लेनेशन को अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, समझ बना के जा रहे हैं, तो मैक्सिमम सवाल पॉलिटी के पीवाईक्यू से ही कवर किए जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, इनफैक्ट यूपीएससी भी अगर आप देंगे तो उसमें भी आपको सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से उठा के कॉपी पेस्ट मिलेंगे, क्योंकि नए सवाल कम बनते हैं। हाँ, करेंट अफेयर से जो पॉलिटी के सवाल बनेंगे वो न्यूज़पेपर डिस्कशन से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी के मैक्सिमम सवाल यहीं से बनते हैं, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। साइंस के जो सवाल होते हैं वो यहाँ से बनते भी हैं, कई बार नहीं भी बनते हैं, इसलिए आपको मदद तो ये ज़रूर करेगा। लेकिन एनसीईआरटी सार की जो बुक आती है साइंस की, वो आपको पढ़ना चाहिए। अरिहंत की आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप उसको पढ़ लीजिए। और एनसीईआरटी एमसीक्यू। दूसरा जो प्रैक्टिस का सोर्स होगा वो है यूपीएससी पीवाईक्यू। क्यों होगा? सबसे पहला चीज़ तो क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड आप सीखेंगे, इसमें स्टेटमेंट वाले सवालों को आप हल करना सीखेंगे। पॉलिटी का यूपीएससी पीवाईक्यू मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करवा चुका हूं। ज्योग्राफी का भी मैं जल्द ही कंप्लीट करवाऊंगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट का हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स के भी अच्छे सवालों को कवर करेंगे यूपीएससी पीवाईक्यू से। यूपीएससी पीवाईक्यू क्यों करना है? एलिमिनेशन मेथड सीखने के लिए, आंसर गेस करने के लिए। एग्ज़ाम जब आप 70 बीपीएससी का देंगे तो आज नोट डाउन कर लीजिएगा, 4 सितंबर को नोट करके रख लीजिएगा मेरी बातों को। 60 से ज़्यादा सवाल ऐसे पूरे पेपर में नहीं होंगे जिसको आप हिला पाएंगे, आपको आंसर नहीं आएगा। 60 सवाल अगर आप पेपर में कर पा रहे तो आप टॉप कर जाएंगे। 60 सवाल ऐसे होंगे जिनके आंसर या तो श्योर होंगे या तो आप करके आएंगे। उससे ज़्यादा जितने भी 40 से 50 सवाल होंगे उसमें आपको आंसर गेस करना पड़ेगा। बहुत आसान पेपर आया तो ऐसा होगा, अगर कठिन पेपर आया तो इससे भी कम सवाल होंगे जिन पर आप 100% श्योर होंगे, बाकी पर आपको आंसर गेस करना पड़ेगा, जिसको आप सामान्य भाषा में तुक्का मारना कहते हैं। बिना उसके आप पीटी पास नहीं कर पाएंगे। आंसर गेस करने का एक स्मार्ट तरीका होता है जो आप एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सीखते हैं। एलिमिनेशन का मतलब जो गलत है उसको हटा दिया, जो सही है उसको सेलेक्ट कर लिया, या संपूर्ण दुनिया की बुद्धि लगाकर कोई एक आंसर निकाल लेना, इसी को एलिमिनेशन कहा जाता है। जो आप ये मेथड अपनाएंगे तो वो कहाँ से सीखेंगे आप? तो आप यूपीएससी पीवाईक्यू के द्वारा सीखेंगे। मेरा वीडियो अगर आप पॉलिटी वाला देखेंगे तो मैंने उसमें आपको चुटकियों में आंसर निकालना सिखाया है, और भी वीडियो जब मैं लाऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा। तो यूपीएससी पीवाईक्यू इसीलिए करना है, एक तो इसलिए क्योंकि रिपीट होते क्वेश्चन यहाँ से, और दूसरा इसलिए कि एलिमिनेशन मेथड को सीख सकें, आंसर निकालना सीख सकें, खासतौर से स्टेटमेंट वाले सवालों में। करेंट एमसीक्यू तो मैं आपको करवाऊंगा ही, ढेर सारे करवाऊंगा, गिनती नहीं रहेगी, इतनी सारे एमसीक्यू करवाऊंगा। और एनसीईआरटी एमसीक्यू आप बोनस के तौर पर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आपने टेस्ट सीरीज़ लगाया है उसका कृपया करके प्रैक्टिस कीजिए, इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। टेस्ट सीरीज़, घटना चक्र एमसीक्यू, यूपीएससी पीटी पीवाईक्यू, करेंट एमसीक्यू मैं आपको करवाऊंगा ही। फिर भी अगर आपके पास में समय बचता है और आप पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा तो आप एनसीईआरटी एमसीक्यू की तरफ में जा सकते हैं। ये क्या हो गया बंधुओं? तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए पूरा कंप्लीट सेट हो गया। इससे ज़्यादा पर मत जाइएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसा नहीं कि 50-50 सेट लगा रहे हैं टेस्ट सीरीज। ये सबसे ख़राब तरीका होता है कि आप सेट पे सेट लगाए जा रहे हैं और आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं। कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा हो जाएगा आपके लिए। आपने 20 सेट लगाए हैं लेकिन 20 सेट का 3 बार रिवीजन किया है तो वो आपको ज़्यादा एग्जाम में मदद करेगा, बशर्ते कि 50 सेट को एक बार लगाएं। ये गलत तरीका है। मैं आपको और भी एमसीक्यू से किस प्रकार से तैयार किया है तो मैं आगे बताता हूँ। रूटीन को लेकर अब बात करते हैं कि इससे जो 70 दिन है इसमें किस प्रकार से पढ़ा जाए, किस प्रकार से रूटीन रखा जाए, कितने देर बुक के अध्ययन पर दें, कितना देर प्रैक्टिस पर दें, कितने सब्जेक्ट को लेकर चलें। तो हमेशा मैंने सजेस्ट किया है कि आप 2 सब्जेक्ट मिनिमम लेकर चलेंगे। जब भी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट का अध्ययन कीजिए, जिससे ये होता है ना कि आपको बोरियत महसूस नहीं होती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सब्जेक्ट इतने सारे हैं, सिलेबस इतना भरा है, कोई भी जेन्युइन कैंडिडेट हो, टॉपर ही क्यों ना हो, बोर हो जाते हैं पढ़ के। तो 2 सब्जेक्ट रखा कीजिए,
एक थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का, जैसे ज्योग्राफी रख लिया तो साथ में पॉलिटी रख लिया, साइंस रख लिया तो साथ में हिस्ट्री रख लिया, इकोनॉमिक्स रख लिया तो साथ में कोई और सब्जेक्ट रख लिया, है ना। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे ना तो क्या होगा कि एक थोड़ा सा आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, चेंज होगा। सेट बनाकर पढ़िएगा। और डेली टारगेट क्या होना चाहिए? आज का मेरा टारगेट है कि 400 MCQ को प्रैक्टिस करना है। मुझे कहाँ से? घटना चक्र से करना है। जैसे मान लिया कि आज हिस्ट्री मुझे घटना चक्र से एंशिएंट कंप्लीट करके उठना है 2 दिनों में, आधा आधा करके बांट लिया उसको और बैठ के प्रैक्टिस करने, 3-3 घंटे प्रैक्टिस करने MCQ का। और बाकी अगर 5 घंटे 8 घंटे का हमारा रूटीन है तो 6 घंटे क्या कर रहे हैं? 6 घंटे किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से 3 घंटे पॉलिटी को दे दिया, 3 घंटे ज्योग्राफी को दे दिया। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट पढ़ा हमने 2-2 घंटे 3-3 घंटे करके 2 सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पढ़ाई करना, प्रैक्टिस से भी ज़्यादा पढ़ाई महत्वपूर्ण होता है। फिर आती है प्रैक्टिस। पढ़ेंगे नहीं तो प्रैक्टिस करते समय आपको लगेगा कि मुझे कुछ आ क्यों नहीं रहा है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको लगेगा कि किस चीज़ की प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ध्यान में रखें, जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसी का प्रैक्टिस साथ में लेकर चलिएगा, सबसे सही वही रहता है। जैसे ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी और पॉलिटी का साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। एक रूटीन जैसा रखिएगा। और अंत के 17 दिनों का 20 दिनों का मैं बाद में बताऊँगा कि क्या करना है। तो यानी कि 2 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो अब 2 घंटे का प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश कीजिए कि 1 घंटे में हमेशा ही टारगेट कीजिए कि 1 घंटे में मैं 100+ MCQ टच करूं मिनिमम। जिनका सबसे लोएस्ट स्पीड है मैं उनके लिए कह रहा हूं, 1 घंटे में 100+ MCQ मैं टच करूं। ये जिनका सबसे कम स्पीड है मैं उनके लिए कह रहा हूं। अगर आप UPSC के PYQ लगा रहे हैं तो 1 घंटे में 100 MCQ बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं। अगर आप घटना चक्र का MCQ लगा रहे हैं तो 1 घंटे में 150+ का रखिए टारगेट, ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ को टच कर पाएँ। पढ़ने में आपको क्वेश्चन समय ना लगे, एक टाइम बाउंड होकर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, नहीं तो आगे बढ़ें, है ना। इस प्रकार से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो 2 घंटे का प्रैक्टिस करना है अगर 8 घंटे का रूटीन है तो, और 6 घंटे पढ़ाई पर ध्यान देना है। सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ। ये वीडियो को छोड़कर, यूट्यूब से जो आप पढ़ते हैं उसको छोड़कर इतना आपके पास में होना चाहिए। यूट्यूब पर जो मैं वीडियो करवाऊँगा वो इस 8 घंटे के अलावा होने चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सेल्फ स्टडी में आपको इतना देना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी में देना पड़ेगा। अगर मैं यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, जो एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो आएंगे, तो आप उसको अलग रखेंगे इससे, इस 8 घंटे से वो अलग रहेगा। पूरे दिन में भी मिलाकर भी अगर 3 वीडियो आते तो भी तीनों वीडियो मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का आपका जाएगा समय। वो भी 2 स्पीड पर देखेंगे तो 1 से 1.5 घंटे जाएगा। यानी कि वीडियो और सेल्फ स्टडी मिलाकर, या कहीं और से अगर आप पढ़ रहे हैं और उसका सेल्फ स्टडी मिलाकर मिनिमम 10 आवर्स का आपके पास होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा छुट्टी तो ले ही सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, या फिर मोबाइल के द्वारा पढ़ सकते हैं। कुछ भी करके आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि PT एग्जामिनेशन आसान नहीं होने वाला है। ये मैंने आपको 8 घंटे का बताया है। अगर आपका 10 घंटे का सेल्फ स्टडी का आवर है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आवर से भी ज़्यादा क्वालिटी मायने रखता है। 8 घंटे आप कंसंट्रेट अगर कर पा रहे हैं तो आप बहुत महान आदमी हैं। नहीं कंसंट्रेट हो पाते हैं 8 घंटे, बहुत आसान नहीं होता है, कठिन होता है 8 घंटे कंसंट्रेट करना। 45-45 मिनट का शेड्यूल रखा कीजिए, 45 मिनट पढ़ा, 5 मिनट गैप, फिर 45 मिनट पढ़ा। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने वाला इंसान ही समझा सकता है, नहीं तो कोई नहीं बता सकता है। मुझे भी पता है 40 मिनट 45 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया। उसके अलावा मानसिक जो स्थिति होती है मनुष्य की, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती है। किसी का भी नहीं होता, आपका भी नहीं होगा। बीच में 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, 5 मिनट मोर देन एनफ होता है, फिर से लग जाइए। इस प्रकार से पढ़िएगा। 10 घंटे अगर आपका सेल्फ है तो वीडियो लगाकर आपके 12 घंटे करीब में होना चाहिए। कहीं से भी आप कोई भी वीडियो सोर्स से पढ़ते हो तो मैं कह रहा हूँ। इसमें 7 घंटे का आपका क्या रखिए, पढ़ने का रखिए, और 3 घंटे आपका क्या रखिए, तो प्रैक्टिस करने का रखिएगा। प्रैक्टिस को पढ़ाई से हमेशा कम रखना है, प्रैक्टिस करना है, रोज़ करना है, डेली करना है। 300 से 400 MCQ डेली प्रैक्टिस करनी है, 400 500 जितना ज़्यादा। अगर मान लीजिए आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, सुबह से शाम तक प्रैक्टिस ही कर लिया, है ना। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जिस भी सोर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपने उसको रिवीजन नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, तो आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो जो आप घटना चक्र 3 से 4 दिन में, 5 दिन में ज्योग्राफी का निपटा लेंगे, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। ज्योग्राफी का अगर आपने 2-2 घंटे रोज़ प्रैक्टिस किया, 4 दिन में आप निपटा लेंगे पूरे ज्योग्राफी का घटना चक्र, जो मेन हिस्सा है ना। कम से कम इंडियन ज्योग्राफी तो निपटा ही लेंगे, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं घटना चक्र में। इसी प्रकार का UPSC PT PYQ में भी होगा।
धीरे धीरे आपकी आदत बनेगी तो आपका स्पीड जो है, स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसका ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि रिवीजन पर ध्यान देना है, पढ़ने से ज़्यादा रिवाइज पर ध्यान देना है। एक साथ 2 सब्जेक्ट लेकर तैयार कीजिए हमेशा ही। 300 से 400 MCQ का डेली प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है ये भी बताया है, और अभी से आज से ही करना है। सुबह का रूटीन रखिए, एक दोपहर का रखिए। मैं रूटीन आपको नहीं समझाऊंगा किस प्रकार से रखिएगा, वो आपका अपना होगा। कई सारे लोग रात को पढ़ने में ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, कई सारे दिन में, कई दोपहर में। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, लेकिन 10 घंटे का मिनिमम रखिएगा शेड्यूल, इंक्लूडिंग वीडियोज़ को मिलाकर। अगर आप सेल्फ स्टडी में 8 घंटा तो वीडियो मिलाकर 10 घंटा, कम से कम इतना रखना पड़ेगा आपको। गहराई को समझिए। कठिनतम होने वाला है 70 BPSC, कठिनतम यानी कि कठिनतम होने वाला है। MCQ शॉर्ट नोट्स, अब ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए मैंने इसको वीडियो के अंत में रखा था। ये क्या है? ये वो चीज़ है, अभी मैंने आपको कहाँ तक का रूटीन बताया था बंधुओं। मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में कि कहाँ तक का मैं कह रहा हूँ। मैं आपको कह रहा था 17 अक्टूबर तक का, ठीक है। 17 अक्टूबर के बाद जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे, 17 अक्टूबर के बाद, तो उसके बाद आपको रिवीजन पर ध्यान देना है। इसी प्रकार से कंटिन्यू ही करेंगे। मुझे पता है 17 अक्टूबर तक नहीं हो पाएगा आप लोगों का, तो ये खींचेगा आधा। जान कहाँ तक जाएगा? 30 अक्टूबर तक जाएगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा गए तो। लास्ट के जो 15 से 17 दिन आपके पास बचेंगे ना, जिसमें छठ वगैरह भी है, त्यौहार भी है, 1 नवंबर को या 30 अक्टूबर को शायद दीपावली है, फिर उसके बाद छठ भी है आपका, और आप कुछ भी करके रह जाएंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे पढ़ाई पर। मैं आज ही कह रहा हूँ, घर मत जाइएगा, जहाँ पर है वहीं पर रहिएगा। घर जाने से ज़्यादा नुकसान होगा। जहाँ पर है वहीं पर रह के पढ़ना है। अंतिम के 15-17 दिनों में करना क्या है? सबसे पहला चीज़ जो करना है वो है MCQ का शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना। अब ये क्या बला है? मैं पिछले 3-4 महीने से बोलता आया हूँ कि एक भी MCQ प्रैक्टिस करें तो एक कॉपी और कलम लेकर बैठें। आप 50 अगर MCQ करेंगे तो उसमें से 6 से 7 MCQ ऐसे होंगे जहाँ पर आपका मन करेगा कि मैं इस फैक्ट को नोट करके अलग से रख लेता हूँ। उसको आप MCQ नोट्स में नोट करते जाइए। सवाल नहीं नोट करना है, केवल उस फैक्ट को नोट करना है। उस फैक्ट का एक शॉर्ट नोट्स आपके पास में कंपाइल्ड फॉर्मेट में एक नोट तैयार हो जाएगा। सबसे अंत के दिनों में आपको सबसे पहले उसको रिवाइज करना है, बाकी आपको सब्जेक्ट का रिवीजन करना है और MCQ का रिवीजन करना है। जो आप MCQ लगाएंगे उसको अंतिम के 15 से 17 दिनों में एक भी नया प्रैक्टिस नहीं करना है। प्रैक्टिस जितनी करनी है आपको वो 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के से पहले कर लीजिए। अंतिम के 15-17 दिनों में एक भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करना है, एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाना है। अंतिम के 15 से 17 दिनों में एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाना है। कोई नया MCQ, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। आप भयभीत होंगे, भटकेंगे, कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी होता है कि जो भी आपने पढ़ा है उसी को केवल रिवाइज करें, और ये MCQ का शॉर्ट नोट जो आप बनाएंगे, टेस्ट सीरीज अगर आपने किया है तो उसके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के। कहीं पर अगर आपने NCERT प्रैक्टिस किया है तो उसके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। UPSC PYQ किया है तो उसके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। उन शॉर्ट नोट्स को आप अंतिम के 15 से 17 दिनों में रिवाइज करेंगे, और केवल उसी को रिवाइज करेंगे जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है। अंतिम के 15-17 दिनों में होता क्या है कि मेरा साइंस छूट रहा है, मैं उसको ज़रा पढ़ लेता हूँ। इस तरह की चीज़ें आप करेंगे अंतिम के 15 से 17 दिनों में। नया कुछ भी नहीं करना है। तो यानी कि 17 अक्टूबर मैंने टारगेट रखा है, आप उसको खींचकर 30 अक्टूबर भी ले जाइए, तो आपके पास में केवल और केवल कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 60 दिन भी मैंने ज़्यादा बोला था, उससे भी कम दिन बचे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, 60 दिन आपके पास बचा हुआ है। अंतिम के 15-17 दिन निकाल दीजिए तो आपके पास में 45 से 50 दिन आसपास में बचा हुआ है, जिसमें आपको पढ़कर खूब सारे सवालों का प्रैक्टिस कर जाना है। टोटल करीब में 10,000 प्लस MCQ आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप 30 सेट भी लगाएंगे तो 4,500 क्वेश्चंस तो वैसे ही हो गए, है ना। तो इस प्रकार से 10,000 से 15,000 का टारगेट रखिए MCQ का, और रिवीजन का टारगेट रखिएगा। अगर दिन में कुछ पढ़ा है, समय निकलता है, तो रात को उसको रिवाइज कर लीजिए। पूरे सप्ताह जो पढ़ा है उसका संडे को रिवाइज कर लीजिएगा। इस 70 दिनों में कुछ भी मत कीजिएगा, कुछ भी मत कीजिएगा। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, केवल और केवल पढ़ाई। पूरी दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हमें मतलब ही नहीं रखना है, केवल हमें पढ़ना है। ग्रुप्स हो, सोशल मीडिया हो, थोड़ा सा दूर होकर
केवल पढ़िए, मत ध्यान दीजिए किसी पर, दूसरों की मदद मत कीजिए, अपनी मदद कर लीजिए। दूसरों की मदद करने के लिए मैं हूँ, मैं कर दूँगा। टेस्ट में मार्क्स अगर आपने इस दौरान टेस्ट सीरीज़ लगाएं तो कॉन्फिडेंस लो आपका नहीं जाए। 60+ में अगर आपके मार्क्स हैं तो बहुत अच्छे शानदार मार्क्स हैं। आप केवल पीटी पे फोकस कीजिए और रिवीजन कीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। टेस्ट एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। अब ये क्या भला है, टेस्ट सीरीज आपने लगाया है, देखिए आपके साइंस में कितने सही हो रहे थे, ज्योग्राफी में कितने हो रहे हैं, पॉलिटी में कितने हो रहे हैं, हिस्ट्री में कितने हो रहे हैं, स्टेटमेंट वाले ज़्यादा हो रहे हैं, फैक्चुअल ज़्यादा हो रहे हैं, कौन से आपके गलत ज़्यादा हो रहे हैं। जो भी सेक्शन गलत होता है उस सेक्शन को क्या करना है तो ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे फैक्चुअल अगर गलत होता है तो घटना चक्र लगा लेना है, स्टेटमेंट वाले अगर गलत होते हैं तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ के देखना और सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। स्टेटमेंट वाले सवाल आपको केवल किताब पढ़ के ही सही कर सकते हैं, वो फैक्चुअल नहीं होता, वो एनालिटिकल होता है। एलिमिनेशन और आंसर गेस पर ध्यान देना है, इसको इतना मजबूत कर लेना है, मैं तो सिखाऊंगा ही लेकिन खुद के बदौलत भी इसको इतना मजबूत कर लेना है कि एग्ज़ाम में नहीं आता हुआ सवाल भी हम अटेम्प्ट कर पाएँ। एलिमिनेशन और आंसर गेस मेथड को इतना मजबूत करना है अपने लिए, आंसर करते समय, प्रैक्टिस करते समय ध्यानपूर्वक एमसीक्यू को पढ़ना है और उसका आंसर निकालना है। याद नहीं करना है, समझने की कोशिश करना है, जिससे एलिमिनेशन को सीख जाएं। खासतौर से यूपीएससी पीटी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते समय एलिमिनेशन और आंसर गेस पर जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे, पीटी निकलने के चांसेज उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। आपके 60 क्वेश्चन जो मैंने बताया सही होंगे आपके, उतना ही होगा। कोई बहुत ज़्यादा टॉपर होगा तो बहुत ज़्यादा 60 से 70 पर चला जाएगा, बाकी उसको भी तुक्का ही मारना है, एलिमिनेशन ही लगाना है। इसका ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये मैंने आपको सारा कुछ समझाया है, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है, प्रैक्टिस कहाँ से करें ये भी बताया है। एनसीईआरटी एमसीक्यू ट्राई कीजिएगा। यूपीएससी पीटी पीवाईक्यू दृष्टि की आती है, दिशा की आती है, दोनों में से कोई भी बुक ले लेंगे, दोनों ही बुक अच्छी है। करंट एमसीक्यू मैं भी आपको करवाऊंगा, एडुटेरिया वगैरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं करंट एमसीक्यू का, या कोई और सोर्स है आपके पास में तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोर्स लिमिटेड रखना है, रिवीजन बार बार करना है। सारा 70 दिन का मैंने आपको प्लान बताया है। अंतिम के 17 दिनों का जो बताया है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। अंतिम के 17 दिन तभी सही होंगे जब आपके अभी से 60 दिन सही होंगे। अभी से 60 दिन आपके गलत होंगे तो अंतिम के 17 दिनों में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मैं ही आपको बता देता हूँ। कुछ झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, आप लोग बड़े ही हैं, 25 साल से ज़्यादा एवरेज उम्र होगी ही आपकी, कोई बच्चे तो है नहीं कि झूठ का बोलूँ। ऐसा ही होगा, एग्ज़ाम आसान कतई नहीं होगा। पढ़िएगा अच्छे से, बाकी और भी वीडियोज़ आएंगे। आई होप आपको कुछ मदद मिला होगा। एक प्लानिंग तो दिमाग में आ ही गई होगी कि किस प्रकार से करना है और किस लेवल की तैयारी करनी है। लेवल क्या रखना है, 100+ का ये टारगेट रखना है, लिख कर सामने चिपका लेना है। 100+ तो पीटी में मारना ही है। अब उसके ज़्यादा अगर कट ऑफ चला जाता है तो हमारे बस का फिर नहीं है, फिर तो कोई बात नहीं, हमने अपना 100% दिया, नहीं हुआ है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। आई होप आपको कुछ मदद मिला होगा, और भी ज़रूरत होगी तो मैं गाइडेंस वीडियो आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।